ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे जेनेटिक्स के अंदर मेंडल के द्विसंकर संकरण के बारे में पढ़ लिया था। थोड़ा बचा हुआ पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। तो अपने पढ़ रहे थे समपूरकता। समपूरकता अपने पढ़ा था कि मान लो जैसे कोई सफ़ेद कलर है, वो सफ़ेद पंखुड़ियों वाले पौधे का संकरण सफ़ेद पंखुड़ियों वाले यानी सफ़ेद पंखुड़ियों वाला पौधा है जो प्रभावी है, उसका दूसरा पौधा जो है तो सफ़ेद पकड़ी है लेकिन अप्रभावी के साथ करवाया तो F1PD में बैंगनी पकड़ी वाला पौधा प्राप्त होता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? समपूरक कहते हैं। ये यहाँ तक आपने पढ़ लिया था और इसका चेकर बोर्ड आपको मैंने बता दिया था। अनुपात 9 अनुपात 7 है ये वाला। अब अपने नेक्स्ट शुरू करते हैं एक कॉम्प्लीमेंशन यानी कि दूसरा उदाहरण है ये इसका समपूरकता का। तो आप ये देख लो, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरे में क्या है? एंजाइम ए यानी कि अपने पढ़ा था समपूरक के अंदर भी मान लो ये दो जीन है जो एक ही लक्षण के लिए जिम्मेवार है, एक लक्षण के लिए दो जीन जिम्मेवार है। अगर मान लो एक जीन अगर काम नहीं करेगा तो दूसरा उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से देखो एंजाइम ए द्वारा सफ़ेद पदार्थ को लाल उत्पाद में यानी कि एक एंजाइम ए है या इसको अपने जीन मान लो, एलील मान लो, जो क्या काम करता है? सफ़ेद एंजाइम को रेड में चेंज करता है। यानी कि जीन ए का क्या काम हो गया? सफ़ेद पदार्थ को रेड उत्पाद में चेंज करता है। ये काम तो हो गया मान लो जीन ए का। और जो रेड प्रोडक्ट है उसको पर्पल में कौन चेंज करता है? एंजाइम बी। तो इसका मतलब अगर ए नहीं होता तो वो रेड में चेंज नहीं होता, रेड में चेंज नहीं होता तो वो एंजाइम बी क्या कार्य करता? कहने का भावार्थ है कि दो जीन एक ही लक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप समझ गए होंगे। ये उदाहरण दूसरा है, वहाँ पे अपने सफ़ेद वाला पढ़ा था, यहाँ पे अलग अलग कलर लेके पढ़ लिया। तो इसमें जो पर्पल जो कलर है उसका अनुपात आएगा 9, रेड का आएगा 3 और जो वाइट है उसका आएगा 4 यानी 9:3:4 आएगा। क्योंकि जिस हिसाब से एग्जाम्पल लेंगे उसी हिसाब से अपने इसका रेशो बनेगा। यहाँ पे 3 कलर लिए तो अनुपात 3 में आएगा, क्योंकि अलग अलग कलर के पौधे बनेंगे ना, तो 9:3:4। ठीक है, और इसी तरह से ये देखो एंजाइम अपने चक्कर दिया हुआ है। ये एंजाइम ए है जो पर्पल प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, ये एंजाइम बी है जो रेड में चेंज कर रहा है। तो ये इसका चक्कर बोर्ड दिया हुआ है। और इसका अगर अपने लक्षण प्रारूप देखें तो 9:3:4 है। अगर इसका फिनोटाइप देखें यानी कि जीन प्रारूप देखें तो 12:3:1 है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अपने क्या है, मेंडल का जो ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। अब अपने नेक्स्ट चैप्टर बात करते हैं सहलगनता या क्रॉसिंग ओवर। सहलगनता बच्चों देखो, मैंने आपको कहा भी हर चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। नाम के अंदर गहराई छुपी होती है। सहलगनता मैंने क्या कहा था कि किसी जीन पर समान, मान लो कोई जीन है, 2 जीन है, तो वो साथ साथ अगली पीढ़ी में लक्षण के लिए जिम्मेवार होते हैं। सहलगन, सह का मतलब साथ, लगन का मतलब लगना। किसी गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं तो वो जो एक ही गुणसूत्र पर जो 2 जीन होते हैं जो पास पास होते हैं वो क्या है? सहलगन जीन है। और उसके बाद अपने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर। समजात गुणसूत्रों के अंदर अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो अपना चैप्टर है सहलगनता व क्रॉसिंग ओवर। इंग्लिश में से कहते हैं लिंकेज। पर्सन सहलगनता ने लिखा कर वहाँ पे लिखा सकता है लिंकेज। तो अपने पढ़ते हैं लिंकेज के बारे में। डिटेल दिया हुआ है, आपको मेन बातें ध्यान में रखनी है। अब तक यह स्पष्ट है कि जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। ये बात आपके दिमाग में रखनी चाहिए। गुणसूत्र होते हैं जो किसके बने होते हैं? DNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन। उन पर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। और जीन के जो विभिन्न रूप हैं या लक्षण है वो एलील कहलाते हैं यानी विकल्प कहलाते हैं। तथा एक गुणसूत्र विभिन्न जीन पाए जाते हैं। आपने ये भी देख लिया एग्जाम्पल में। एक संकरण में क्या पढ़ा था? 1 जीन थे, द्विसंकरण में 2 जीन थे, त्रिसंकरण में 2 से ज़्यादा जीन थे, मल्टीपल एलील के अंदर के 2-3 से ज़्यादा एलील थे। तो विभिन्न जीन पाए जाते हैं। एक ही गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन में से विभिन्न या अधिकांश जीन की यह विशेषता होती है कि एक साथ या कई अन्य सहयोगी जीन के साथ स्थानांतरित या वंशागत होती है। यानी कि एक ही गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ स्थानांतरित होती रहती है अन्य सहयोगी जीन के साथ।
मान लो कोई गुणसूत्र है, उस पर जीन पाए जाते हैं, मान लो कोई सहलगन जीन है सेम लक्षण का, तो जब वो नेक्स्ट पीढ़ी में जाएगा तो वो उसी के साथ में ही जाएगा, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सहलगन जीन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सहलगनता कहते हैं। एक ही गुणसूत्र पर स्थित विभिन्न जीन साथ साथ स्थानांतरित होकर अपने संयोजन की पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखते हैं। गुणसूत्र है, बहुत सारे जीन पाए जाएंगे, लेकिन कुछ जीन क्या है साथ साथ स्थानांतरित होते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सहलगनता कहते हैं। रटने का काम ही नहीं है, सहलगनता, सह का मतलब साथ, लगनता का मतलब लगना। क्या लगना, जीन का साथ साथ स्थानांतरित होना, ये सहलगनता है। गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं, जीन के अलग अलग विकल्प रूप या अलग से उनको एलील कहते हैं, एलील को विकल्प कहते हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो शब्द है, ये शब्दावली या टर्म है, कंफ्यूज करती है, मिक्सअप होती है, तो आपको ये रनिंग में याद रहनी ही चाहिए, जुबानी याद रहनी चाहिए भी, इसका मतलब ये होता है। सहलगनता की नहीं, देखो इस बुक में ये डिटेल से दिया है, अपने को मेन अर्थ पता होना चाहिए भी सहलगनता क्या होती है, सहलगन जीन क्या होते हैं, ये ध्यान में रखना है। सहलगनता यानी लिंकेज किन्हीं दो या अधिक जीन की एलील की उस प्रवृत्ति को कहते हैं जिसमें वे एलील अगली पीढ़ी में उसी संयोजन में स्थित। क्या कह रहा है, लैंग्वेज चेंज कर दी, ये कह रहा है गुणसूत्रों पर जो जीन पाए जाते हैं वो साथ साथ स्थानांतरित होते हैं, ये बात तो सिंपल होगी। अब ये क्या कह रहे हैं, गुणसूत्रों पर जो जीन पाए जाते हैं उनके जो एलील हैं वो साथ साथ स्थानांतरित होते हैं और उसी संयोजन में स्थानांतरित होते हैं, तो बात तो वही आ गई। तो बस अलग अलग लैंग्वेज में दिया हुआ है जिसमें वे जनकों में संयोजित होते हैं। स्पष्ट है कि लिंकेज केवल एक ही गुणसूत्र पर जीन की मध्य हो सकता है। लिंकेज क्या है, एक ही गुणसूत्र, ऐसे नहीं है कि गुणसूत्रों पर, एक ही गुणसूत्रों पर जो जीन पाए जाते हैं साथ साथ उनको लिंकेज होता है। यह भी स्पष्ट है कि कोई भी दो जीन किसी गुणसूत्र पर जितनी पास या नज़दीक स्थित होते हैं उनकी सहलगनता की संभावना उतनी अधिक होगी। कोई जीन है गुणसूत्र पे पास पास स्थित होंगे, उनमें सहलगनता की जो संभावना है वो ज़्यादा आएगी। आगे अपने पढ़ेंगे सहलगनता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जीन्स के मध्य दूरी, तापमान, जैव सैनिक के आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि अगर गुणसूत्रों पर जीन जितने ज़्यादा पास में होंगे सहलगनता की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। किसी एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के क्रम या क्षेत्र को उपस्थित एलील के आधार पर हैप्लोटाइप कहते हैं। एक गुणसूत्र है, जीन उपस्थित है और उसके एलील के आधार पर उसको क्या नाम देते हैं, हैप्लोइड कहते हैं, जो अगुणित जीनोम भी होता है। ठीक है, कैसे, मान लो कोई गुणसूत्र है, उस पर मान लो लंबाई का अपने जीन पाया गया कैपिटल ए, जिसको अपने एलील कहते हैं। तो ये एलील है, ये खुद एक गैमेट अगुणित है, लेकिन ये किसी के साथ मिलके क्या करेगा, युग्मक बनाएगा। तो ये बात ये कह रहा है कि किसी गुणसूत्र पर जो जीन है उनके जो एलील है वो अपने आप में क्या है, हैप्लोइड है, अगुणित है। किसी एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन या एलील किसी दूसरे असमयुग्मजी गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के साथ सहलगनता प्रदर्शित नहीं करते। क्या कह रहे हैं, भी मान लो कोई गुणसूत्र है, उस पर मान लो एक जीन है, वो दूसरे गुणसूत्र पर उपस्थित असमयुग्मजी के साथ सहलगनता प्रदर्शित नहीं करेगा। असमयुग्मजी का मतलब क्या हुआ, एक तो कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, ठीक है, ये तो कैपिटल ए है, एक है स्मॉल ए। तो कैपिटल ए वाला जीन स्मॉल ए वाले जीन के साथ सहलगनता प्रदर्शित नहीं करेगा। देखो बच्चों, मैं बार बार ये कैपिटल ए स्मॉल ए वाला एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ये रनिंग वाला एग्जांपल है, आपने पढ़ा है, सुना है। तो कोई भी प्रक्रिया है जो प्रभावी है उसको कैपिटल ए में लिखते हैं, और ये पेयर्स में युग्म में होते हैं, इनको एलील भी बोलते हैं। तो ये प्रभावी है, प्रभावी कैपिटल ए में है तो समयुग्मजी। अगर एक बड़ा है और एक छोटा है उसको क्या कहेंगे, विषमयुग्मजी। अगर मान लो दोनों स्मॉल ए है तो उनको क्या कहेंगे, असमयुग्मजी, अप्रभावी। ठीक है, तीसरा केस एक और बनता है, मान लो एक कैपिटल है एलील है और एक स्मॉल ए है, तो उसको क्या कहेंगे, विषमयुग्मजी प्रभावी, क्योंकि एक दूसरे पर प्रभाव छोड़ रहा है। तो अब नेक्स्ट करते हैं अपने उदाहरण देखते हैं सहलगनता के। किसी प्राणी की दो जीन्स अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित है। मान लो दो जीन है जो अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित है, गुणसूत्र दो है, जीन भी अलग अलग है। वह प्राणी द्विविषमयुग्मजी है। द्विविषमयुग्मजी, द्वि का मतलब दो,
विषमजी का मतलब अलग अलग है, यानी कि दो एलील हैं जो विषम युग्मजी है। तो आप दिमाग लगाओ, द्वि का मतलब दो, विषम युग्मजी का मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, इसके तरह से दो पेयर्स बनेंगे। द्विविषम युग्मजी अर्थात एक तो कैपिटल ए एक स्मॉल ए, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी बन गया। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? द्विविषम युग्मजी, द्विविषम युग्मी। मान लेते हैं कि इस प्राणी को प्रभावी एलील ए बी एक जनक तथा दमनशील एलील ए बी दूसरे जनक से प्राप्त हुए। क्या माना? मान लो कैपिटल वाला तो अपने को प्राप्त हुआ है, जो उनके जनक है कैपिटल ए और बी, और जो दमनशील या अप्रभावी एलील प्राप्त हुए हैं वो अपने को प्राप्त हुए हैं अप्रभावी जनकों के साथ, जनकों से। जब इस प्राणी में अर्धसूत्री विभाजन, देखो अर्धसूत्री विभाजन में क्या है, जब अपने सेल डिवीजन पढ़ेंगे उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या है, कोशिका का विभाजन होता रहता है और कोशिका आगे से आगे डिवाइड होती रहती है। तो इसी तरह से ये जो गैमिट्स हैं ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गैमिट्स बराबर संख्या में बनेंगे। और बराबर संख्या में क्या बनेंगे? जैसे मान लो ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी के साथ प्रक्रिया की तो एक जोड़ा तो कैपिटल ए बी का बन गया। दूसरा मान लो कैपिटल ए इसने स्मॉल बी के साथ की तो ये एक जोड़ा ये बन गया। अब मान लो स्मॉल ए ने कैपिटल बी के साथ की तो ये जोड़ा बन गया, और तीसरे ने स्मॉल ए स्मॉल बी बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त चार विभिन्न प्रकार के गैमेट अपने को प्राप्त होते हैं। और जो कैपिटल ए बी व स्मॉल ए बी गैमेट्स को क्या कहते हैं? पैतृक कहते हैं। क्या कहते हैं? पैतृक, यानी कि पेरेंट्स या जनक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं तथा कैपिटल ए व स्मॉल ए कैपिटल बी को पुनर्संयोजित कहते हैं। पुनर्संयोजित कहते हैं क्योंकि ये जनकों से तो प्राप्त हुए नहीं है, इन्होंने अपना नया संयोजन बनाया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पुनर्संयोजन कहते हैं। तो पुनर्संयोजन की आवृत्ति अधिकतम 50% है। जो जीन्स इस प्रकार की पुनर्संयोजन आवृत्ति प्रदर्शित नहीं करते वह असंलग्न जीन कहलाते हैं। अगर ये जीन संलग्न होती तो समान संख्या में अगुणित युग्मक नहीं बनते। समान संख्या में गैमेट्स का बनना इनके असंलग्न होने का हिस्सा था। देखो लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है लेकिन आप समझेंगे। सारे के सारे जीन संलग्नता नहीं दिखाते, सारे के सारे जीन संलग्नता नहीं दिखाते। वे जीन संलग्नता दिखाएंगे जो पास पास हैं, और जो समयुग्मजी है और जो विषमयुग्मजी है वो संलग्नता नहीं दिखाएंगे। उनके अंदर आपस में क्रिया होगी तो अपने उनमें से 50% है वो क्या है? संलग्नता दिखाएंगे, और कुछ है जो संलग्नता नहीं दिखाते, यानी कि असंलग्नता दिखाते हैं। अतः स्पष्ट है कि एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन की संलग्नता दर्शाती है तथा इस प्रकार जो जीन आपस में संलग्नता दर्शाती है उनको संलग्नता समूह। छोटी सी बात है, जो समूह संलग्नता दिखाएगा उसको संलग्न समूह कहेंगे। हालांकि समूह में कुछ जीन ऐसे भी होती है जो लिंकेज नहीं दिखाती, कुछ जीन ऐसी होती है जो संलग्नता नहीं दिखाती है। वो आगे बढ़ेंगे अपने कारकों के अंदर। क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि हो सकता है कुछ जीन है जो गुणसूत्र पर उपस्थित है उनकी दूरी ज़्यादा हो तो वो संलग्नता नहीं दिखाएंगे। हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है, हो सकता है एज कम ज़्यादा हो, कुछ ये कारक हैं, या कोई जैव रासायनिक कारण हो सकता है जिसके कारण संलग्नता नहीं दिखाते, यानी कि कुछ जीन संलग्नता नहीं दिखाते। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन प्रथम आनुवंशिक वैज्ञानिक था जिसने संलग्नता को स्पष्ट किया। प्रश्न पूछा जा सकता है थॉमस हंट मॉर्गन वैज्ञानिक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? संलग्नता से। किससे? संलग्नता से। इन्होंने क्या बताया? वे जीन जो साथ साथ स्थानांतरित होने की प्रवृत्ति रखती है। देखो बार बार मैं तब से यही पढ़ रहा हूँ, ये जो जीन हैं गुणसूत्र पर पाए जाते हैं वो साथ साथ स्थानांतरित होते हैं, इस प्रक्रिया को संलग्नता कहते हैं। तो आपको पूरा डिटेल में एक बार पढ़ना है, लेकिन समझने वाली बातें कुछ एक ही है इसमें से। वे जीन जो साथ साथ स्थानांतरित होने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको संलग्न जीन कहते हैं तथा इनके द्वारा नियंत्रित होने वाले संबंधित गुणों को संलग्न गुण कहते हैं। संलग्न गुण कैसे? भी जो जीन साथ साथ स्थानांतरित हो गए तो वो कुछ ना कोई गुण तो लेकर जाएंगे, तो उन गुण को क्या कहते हैं? संलग्न गुण कहते हैं। एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी संलग्न जीन को सामूहिक रूप से संलग्न समूह कहते हैं। यानी कि जो जीन है उनका समूह बन गया तो उनको क्या कहेंगे? संलग्न समूह कहेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी प्राणी में समजात गुणसूत्रों में जितने युग्म में जोड़े होते हैं उतने ही संलग्न समूह होते हैं। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम जितने होंगे उतने ही संलग्न जीन
बनेंगे। जैसे मनुष्य में 23 और ड्रोसोफिला में 4। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य में कितने सैलगन जीन? 23 और ड्रोसोफिला में 4। नेक्स्ट है थॉमस हंट मॉर्गन व केसल वैज्ञानिकों ने सैलगनता का गुणसूत्र सिद्धांत दिया। अब प्रश्न 2 बन गए। एक तो प्रश्न बन गया थॉमस हंट मॉर्गन वैज्ञानिकों ने किस प्रकार किया? तो सैलगनता से संबंधित। दूसरा बन गया थॉमस हंट व केसल ने सैलगनता का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। क्या कौन सा सिद्धांत दिया? सैलगनता तो बताई थी थॉमस हंट मॉर्गन ने, लेकिन इसका गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था थॉमस हंट मॉर्गन व कैसल नामक वैज्ञानिक ने। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया। थॉमस और मॉर्गन कैसल ने गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इन्होंने क्या बताया देखते हैं। सैलगनता यानी लिंकेज प्रदर्शित करने वाले जीन समान एक गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। इन्होंने कहा जो जीन सैलगनता दिखाएंगे वो समान रूप से एक ही गुणसूत्र पर स्थित होंगे। ये बात याद रखनी है। ऐसे नहीं है ये एक गुणसूत्र पर जो जीन है वो दूसरे गुणसूत्र पर जीन है वो आपस में सैलगनता कर लेंगे, नहीं करेंगे। एक गुणसूत्र पर स्थित होने जरूरी है। दूसरा, गुणसूत्रों पर जीन्स रेखीय क्रम में विन्यासित होते हैं तथा सैलगनता भी रेखीय होती है। क्या बोला इन्होंने कि जो सैलगन जीन है वो रेखीय क्रम में पाए जाते हैं और जो सैलगनता है वो भी रेखीय होती है। क्या 2 बातें पढ़ ली अपनी। पहली बात क्या पढ़ी थी? जो जीन है एक ही गुणसूत्र पर जो नज़दीक होंगे वो सैलगनता दिखाएंगे। दूसरा इन्होंने पढ़ा कि जो सैलगन जीन है वो रेखीय क्रम में होते हैं, तो सैलगनता भी किस क्रम में होती है? रेखीय क्रम में होती है। तीसरा इन्होंने बताया जो जीन जितने पास स्थित होते हैं, यानी कि गुणसूत्र पर जो जीन जितने नज़दीक स्थित होंगे सैलगनता उतनी ज़्यादा होगी, और जो जीन जितनी दूर स्थित होंगे कम सैलगनता होगी। अर्थात जीन के सैलगन होने की क्षमता उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या समझे? ये समझे। बीच जो जीन जितने नज़दीक होंगे सैलगनता ज़्यादा होगी, जो जितने दूर होंगे सैलगनता कम होगी। तो अब अपने को प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट, सैलगनता होती है दूरी के अनुक्रमानुपाती, दूरी के बराबर, दूरी के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो आंसर अपना क्या होगा? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर दूरी बढ़ेगी तो सैलगनता कम होगी, सैलगनता अधिक होगी तो दूरी बढ़ेगी, कम होगी। ठीक है, तो अपने बात करते हैं व्युत्क्रमानुपाती की। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई जीन है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है उल्टा। आप इसको उल्टा के रूप में समझो। देखो ये जीन है, ठीक है, और ये किसके? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अगर दूरी ज़्यादा होगी तो सैलगनता कम होगी और दूरी कम होगी तो सैलगनता ज़्यादा होगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है भी उल्टा, एक दूसरे का अपोजिट। अपोजिट का मतलब है अगर 2 जीन्स के मध्य दूरी ज़्यादा है तो सैलगनता कम हो जाएगी, अगर दूरी नज़दीक पास है तो सैलगनता अधिक हो जाएगी। ठीक है, जब कोई 2 सैलगन जीन के प्रभावी विकल्प एक ही समजात गुणसूत्रों पर स्थित हो। समजात गुणसूत्र हैं तो समजात गुणसूत्र का मतलब ये कि जो समान गुणसूत्र, जो समान लक्षण है वो गुणसूत्र पास पास में है। अगर मान लो एक गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित है वो अगर प्रभावी है और दूसरा जो गुणसूत्र है उस पर मान लो अप्रभावी है, तो इस प्रक्रिया को सीस अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीस अरेंजमेंट कहते हैं। देखो ये होमोलोकस क्रोमोसोम है, एक गुणसूत्र ये वाला है, एक गुणसूत्र ये वाला है। ठीक है, इस गुणसूत्र पर तो प्रभावी जीन उपस्थित है, सैलगन है, और दूसरा जो गुणसूत्र है उस पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सीस अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीस अरेंजमेंट कहते हैं। दोबारा देखो, जब कोई 2 सैलगन जीन का मतलब समझ गए, जो गुणसूत्र पर पास पास स्थित है, के प्रभावी विकल्प एक ही समजात गुणसूत्र पर स्थित हो वह उनके दमनशील विकल्प दूसरे समजात गुणसूत्र पर स्थित। समजात गुणसूत्र का मतलब है कि जो गुणों में समान है, जिनको जो लक्षण समान है वो समजात गुणसूत्र है। जो समजात गुणसूत्र है वो अलग अलग है। ये रहा समजात गुणसूत्र, एक पर तो आ गया प्रभावी, दूसरे पे आ गया
अप्रभावी जीन। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सीस अरेंजमेंट कहते हैं। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए सीस अरेंजमेंट किसे कहते हैं, तो आपका आंसर देखो, आप अपनी भाषा में भी आंसर दे सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है किताबी भाषा का ही प्रयोग किया जाए, नहीं, अगर आपको समझ में है तो आप अपनी भाषा से आंसर दे सकते हो। क्या दोगे? सीस अरेंजमेंट प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप ये बोल सकते हो कि सीस अरेंजमेंट में क्या होता है कि कोई दो सहलगन जीन है जो समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, तो एक समजात गुणसूत्र पर तो प्रभावी जीन है और दूसरे समजात गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपने सीस अरेंजमेंट कहते हैं। जब कोई दो सहलगन जीन में से एक का प्रभावी विकल्प व दूसरे का दमनशील विकल्प एक ही समजात गुणसूत्रों पर स्थित हो तथा पहली जीन का दमनशील विकल्प व दूसरी जीन का प्रभावी विकल्प दूसरे समजात गुणसूत्रों, इस व्यवस्था को क्या है? ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। देखो पहले पढ़ा था सीस अरेंजमेंट। सीस अरेंजमेंट में क्या था? भी अपने एक जो समजात गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र पर तो प्रभावी जीन थे, दूसरे पे अप्रभावी थे, तो इस प्रक्रिया को सीस अरेंजमेंट कह दिया। अब आ गया ट्रांस अरेंजमेंट। ट्रांस अरेंजमेंट की क्या है? भी जो समजात गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र पर क्या हो गया? एक का तो प्रभावी आ गया, एक का अप्रभावी आ गया, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। ये तो चित्र देखो क्या देर का है। देखो ये होमोक्रोमोसोम है, तो एक गुणसूत्र पर तो एक का प्रभावी दूसरे का अप्रभावी आ गया, और ये इसका देखो अप्रभावी और प्रभावी आ गया। इसको क्या कहते हैं? ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो बचा पार्ट है अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।